नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसानों का आंदोलन 1 महीने से बस 2 दिन दूर यानी कि 29 दिन हो चुके हैं और अब कानून के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ, जो कि 3 कानून केंद्र की सरकार लाई थी, उन कानूनों के खिलाफ कांग्रेस भी सड़क पर उतर रही है। आज वो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की योजना बना रही है। सुबह 10:45 पर राहुल गांधी विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। उनके साथ जाहिर सी बात है उनके नेता भी होंगे, जो उनके सांसद हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रह सकते हैं। मार्च के बाद कांग्रेस नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और कृषि कानून के विरोध में एक ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस ज्ञापन में कृषि कानून के विरोध में 2 करोड़ हस्ताक्षर हैं। और किसान सेना के लगभग 20,000 सदस्य केंद्र के कृषि कानून के समर्थन में गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मार्च करेंगे। ये अलग एक योजना है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि बातचीत चल नहीं पा रही है, जिसमें लगभग 1 महीने तक शहर की सीमाओं के आसपास डेरा डाले हुए हजारों किसानों के साथ साथ आमना सामना होने की उम्मीद की जा रही है। किसान सेना एक दरअसल नई योजना है, आप कह सकते हैं किसानों के अंदर 2 फाड़ बनाने की। किसान सेना के संयोजक हैं गौरी शंकर सिंह। उन्होंने पीटीआई को कहा है कि कृषि कानून के समर्थन में वो हैं और इसी वजह से वो ये मार्च निकाल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की लड़ाई की तैयारी किसानों के बीच में भी चल रही है। और दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि वार्ता से ही मंजिल मिलेगी। तो एक तरफ किसानों के जो आपस में मतभेद हैं उसको उजागर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वार्ता की यानी कि बातचीत का प्रस्ताव भी दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ किसान संगठन भी कह रहे हैं कि अगर आप ठोस प्रस्ताव दें तब बातचीत होगी, हमें बातचीत से परहेज नहीं है। और दिल्ली की सरहदों पर जुटे किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से साफ किया है कि जो उन्हें चाहिए उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, यानी कि कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी नहीं चलेगा उनके लिए। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बदनाम कर रही है और इसी मसले पर योगेंद्र यादव ने भी अपनी बात कही। उनका कहना है कि जो बदलाव केंद्र की सरकार की सिफारिश दे रही है या बातचीत कर रही है जिन पर, उनसे काम नहीं चलने वाला है। निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। दिन भर चली किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान नेताओं की ओर से योगेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है, वो बस किसानों को बदनाम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दूसरे किसान नेताओं का लहजा भी यही दिखा। भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण, जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको ये 3 कानून नहीं चाहिए, आप इन्हें निरस्त कर दें। इसीलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी मीटिंग बुलाई। उधर एनडीटीवी से बात करते हुए किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसानों को ना प्राइवेट मंडी चाहिए ना ठेका खेती, ये बड़े कारोबारियों के लिए लाए गए कानून हैं। 3 कानून असल में कॉरपोरेट्स और बड़ी पूंजी को खेती में बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ये किसानों के लिए एक तरह के डेथ वारंट है, जिसको हम ठीक नहीं मानते, तो इसलिए रद्द करें। सिंघू बॉर्डर का माहौल बता रहा है कि किसान लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ आए हैं। कहीं महिलाएं कीर्तन कर रही हैं, तो कहीं पे हवन हो रहा है और कहीं कुछ और नए जत्थे भी जुड़ते जा रहे हैं। यानी सरकार की परेशानी फिलहाल कम होने वाली नहीं है। सरकार की तरफ से आगे अगर कोई ठोस प्रस्ताव आएगा तभी ये सरकार से बातचीत होगी, उसके पहले सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सुधीश के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ये तमाम चीज़ों के बीच में आप ये भी ध्यान में रखिए कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किस तरीके से लोग काफ़ी सारी मुश्किलों के बीच में इस प्रदर्शन में शामिल हैं।
ठंड पड़ रही है और बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी भी कमी है। देखिए एक रिपोर्ट। रोजाना हजारों प्रदर्शनकारी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। खाने की कमी नहीं है, जरूरत भर की दवाएं भी हैं। लेकिन यहां जमा लोगों के हिसाब से क्या शौचालय भी हैं? फिलहाल दिल्ली सरकार के 350 पोर्टेबल शौचालय हैं, जिनकी समय समय पर सफाई भी होती है। लेकिन क्या इतने लोगों के लिए ये काफी है? टिकरी बॉर्डर पे भी जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर सफाई की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ठीक हैं और सुधार की ज़रूरत है और सफाई का और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। जी मैंने यहाँ पे टॉयलेट यूज़ किया, लेकिन बहुत बदहाली कंडीशन में है, बदबू मार रही है, कोई पानी का अच्छा इंतजाम नहीं है यहाँ पे। यशपाल सिंह जो दिल्ली सरकार के शौचालयों के प्रभारी हैं, यहाँ की देखरेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 24 घंटे इसकी सफाई की कोशिश में लगे रहते हैं। टोटल टॉयलेट्स हैं से 35, 3 शिफ्ट में लेबर है। हमारी एक शिफ्ट में 15 लेबर चलती है। इस जैसे गैर सरकारी संगठन या किसान संगठनों ने भी इक्का दुक्का शौचालय लगाए हैं, लेकिन ये सब काफी नहीं है। हरियाणा वाले के मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए भी लोगों का प्रबंध करना चाहिए। जब बिल्कुल हम किसी की शांतमई प्रोग्राम है, ये सरकार जानबूझ के सानू परेशान कर रही है भी ये चले जाएंगे, ऐसे चले बिल्कुल नहीं जावांगे दिनों। और अब शौचालय भी बहस का एक मुद्दा बन गया है। संयोजक सवाल करते हैं कि शौचालय दिल्ली सरकार ने ही क्यों लगाए हैं, हरियाणा ने क्यों नहीं? यहाँ दिन में 10 बार सेप्टिक टैंक लाया जाता है, 6000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है टॉयलेट एरिया को साफ करने के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सड़क को प्रदर्शनकारी अपने कमरे, अपने बाथरूम और रसोई की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो इस सड़क के अपने खुद के ड्रेनेज सिस्टम की। कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ और पूजा आर्या के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। काले झंडे दिखाना किन प्रदर्शनकारियों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप हरियाणा की सरकार से पूछिए, क्योंकि हरियाणा की सरकार के मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के सामने जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लगाए तो पुलिस ने उनके खिलाफ दंगा भड़काने और हत्या की कोशिश तक के मामले दर्ज कर दिए हैं। 13 किसानों के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामला कुछ सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर दर्ज किए गए हैं। अंबाला सिटी पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 147, 148, 149, 186, 353 और 506 के तहत केस दर्ज किए हैं। हमारे दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को शायद इन धाराओं के मतलब न पता हो, लेकिन कुल मिलाकर मसला ये है कि सरकार यानी और पुलिस अपनी ताकत दिखा रही है इन तमाम धाराओं के तहत कि कैसे किसान झंडा दिखा सकते हैं किसी मुख्यमंत्री को। वक्त एक ब्रेक का है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का इंतजाम कर दिया गया है सरकार की तरफ से, ताकि लोग ज्यादा तादाद में बाहर न निकलें, और इसी के चलते महाराष्ट्र में अब इसका असर दिखाई भी देने लगा है। होटल, रेस्टोरेंट और बाकी के कारोबारियों को ऐसा लग रहा था कि अब नए साल के आते आते और साल के जाते जाते कुछ कारोबार हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लगी है। रात्री 11 ते सकाळी 6 पर्यंत बाहेर फिरताना आढळेल त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। मुंबई, ठाणे, सोलापुर, उल्लासनगर, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन की नाकाबंदी की ये 4 तस्वीरें हैं। कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 तक है, लेकिन 11 से पहले ही दुकानों, रेस्टोरेंट्स, पब, बार, क्लबों के शटर डाउन होते दिखे। मुंबई के मॉल, बड़े रेस्टोरेंट 10:30 बजे कुछ ऐसे दिखने लगे और 11 बजे शहर शांत नजर आया। जो होटल्स है, बार्स है, उन सबको भी हमने 11 बजे के पहले ही हम लोगों ने उनको बंद करने के आदेश किए हैं। उनका चेकिंग करके अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर ज़रूर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विशेषकर नागरिक जो है, जो मेडिकल सर्विसेज या हॉस्पिटल या अत्यावश्यक सेवा के अलावा अगर कोई घूम रहे तो उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।
कोरोना और इसके बदले स्वरूप के खौफ ने क्रिसमस और नए साल का जश्न भी घरों तक ही सीमित कर दिया है। प्लान्स का देखते हैं अभी क्या होता है, इन हाउस करेंगे, घर पे बैठ के करेंगे। किधर होटल या किधर ऐसा जाने वाले नहीं है। हम फैमिली अपनी जो फैमिली है 2-3 फैमिली वो बैठ के ऐसा न्यू ईयर मनाने का हाउस पार्टी या। कोविड में बड़ा नुकसान झेल चुके होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय को नए साल में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोविड का कहर इन पर एक बार फिर बरपा है। फैसले से निराश हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने के अलावा रास्ता भी क्या बचा है। Yes, we are very disappointed with the state government's night curfew orders. In fact, just about last week we had represented that this नाइट कर्फ्यू से हम निराश हैं। बीते हफ्ते ही हमने राज्य सरकार को लिखा था कि रेस्टोरेंट्स को और 2 घंटे खुले रखने की इजाजत दे दे। इस तरह से हम सरकार के लिए 50 से 70 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जोड़ते और हजारों रोजगार इससे पैदा होते। पर हमने इस फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया है और रेस्टोरेंट होटल में नए साल का जश्न अब 12 बजे नहीं बल्कि 10:30 ही होगा, ताकि तब तक मेहमान चले जाएं और 11 बजे तक सब बंद हो जाए। Our industry being a very socially aware and always in support of the government, we have accepted this humbly and we have requested our members to move in the New Year celebration from 12 to 10:30. So 10:30 we'll be ringing in New Year. And everybody will celebrate by 10:30 and guests will leave and 11 o'clock we'll be all shut. मुंबई की रातें हमेशा गुलजार रहती हैं। बड़े छोटे हर रेस्टोरेंट होटल दिसंबर महीने को कमाई का बड़ा अवसर मानते हैं, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाती नाइट क्लब, पब, होटल्स की ये हालिया तस्वीरें राज्य में नाइट कर्फ्यू लाने का बड़ा कारण बनी हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर वाटर स्पोर्ट्स, इंडोर एंटरटेनमेंट गतिविधियों और टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने की अनुमति दे दी है। तो रात के 11:02 हो चुके हैं और मुंबई में नाइट कर्फ्यू का आज पहला दिन है। सड़कें आप देखिए जिस तरह से अमूमन नजर आती हैं रात के समय, उसी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि इन गाड़ियों पर आवाजाही पर पाबंदी नहीं है। पाबंदी है एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर, यानी कि नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एक बस स्टैंड है। यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर 5 से ज्यादा की भी संख्या है तो पुलिस इन पर सख्ती नहीं दिखा रही है। सख्ती उन रेस्टोरेंट्स और उन नाइट क्लब और पब्स पर दिखाई जा रही है जहां पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। मुंबई में गणेश परब और धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आज सर्दी के सितम के उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके की ठंड में इस समय पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। सुबह वाहन चलाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कोहरे की वजह से। दिल्ली और यूपी के अलग अलग जगहों पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस किस्म का कोहरा छाया हुआ है। यूपी के कानपुर और प्रयागराज में सबसे ज्यादा कोहरे का असर दिखा, जबकि दिल्ली के राजपथ पर कोहरे के बीच में गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड जारी है। जीटी, करनाल रोड और पीरागढ़ी में भी कोहरा छाया रहा। और अब 5 उन बड़ी खबरों की बात जो खबरें देखना आप उनमें से चाहते हैं, उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं, उन्हें चुन सकते हैं। और इसके लिए आप लॉग इन करिए youtube.com/NDTV India। और ये जो पहली खबर है उनमें से है प्रेम पत्र की जगह ठोस प्रस्ताव मिले, ये किसान संघ कह रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कृषि कानून को लेकर समर्थन में दिल्ली में 20,000 किसानों की आने की योजना है। और आज राहुल गांधी का मार्च है जो राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट देंगे, जिसमें किसानों के कानूनों को रद्द करने की बात है। और हरियाणा में खट्टर सरकार ने 13 किसानों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। और आखिरी खबर है दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन से अब हड़कंप मचा हुआ है।